बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पब्लिक पल्स। मैं हूं नमरा तारिक। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक भी है, अफसोसनाक भी है। इस पे अफसोस भी हम करें। जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं PDMA की, जो NDMA माजरत के साथ, उनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान बारिशों और सैलाब से होने वाले जो नुकसानात हैं उसकी तफसीलात जारी की गई हैं। नंबर्स जो बताए जा रहे हैं वो 321 हैं अफराद जो जाम बहक हुए, जबकि 28 अफराद जख्मी भी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कहाँ तक जो ऑपरेशंस हैं वो पहुंचे, उस पर बात भी करते हैं। मुझे ज्वाइन करी हैं शो में आमिना शेख साहिबा, साथ ही मुझे ज्वाइन करें हाफिज एहसान साहब भी, मुझे साथ ज्वाइन करें अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब। लेकिन सबसे पहले मैं चलती हूँ जी तर्जुमान PTM में KP की जानिब अनवर शहजाद साहब को, उनको खुशामदीद भी कहती हूँ। अनवर साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास वो डिफरेंट हैं। आप मुझे कंफर्म कर सकते हैं कि इस वक्त तक कितनी हलाकतें हो चुकी हैं, कितने अफराद जख्मी हैं, कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया? बिल्कुल जी, अभी जो फिलहाल जो रिपोर्ट्स आई हैं PDMA के पास, जो इब्तदाई रिपोर्ट है, तो 308 डेथ्स जो हैं वो अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा डैमेजेस और कैजुअलिटीज जो हैं वो जिला बुनीर में हैं, जिसमें 184 डेथ्स जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं अब तक। ये फिगर जो है, इसमें इजाफे का खर्चा भी है, क्योंकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर जारी है। जो मिसिंग पर्सन हैं उनके लिए जो है ऑपरेशन वहाँ पर अभी स्टिल जारी है, तो इसमें जो है इजाफे का खर्चा है। बाकी जो है खैबर पख्तूनख्वा में अब तक जो दूसरे अजला हैं उनको मिलाकर अगर डेथ का फिगर देखा जाए तो 308 अभी तक जो है अच्छा हो चुके हैं। जी अनवर साहब, ये भी बताइएगा कि महकमा मौसमियात की जानिब से जो बारिशों की पेशगोई की जाती रही इससे पहले भी, ये एक अंडरस्टूड बात है कि जरूर बारिशें होनी हैं। आई अंडरस्टैंड कि क्लाउड बर्स्ट हुआ, उसको आप प्रोडिक्ट नहीं कर पाते हो, लेकिन साथ ही ये तो पता है ना कि बारिशें होनी है। तो हुकूमत की जानिब से पेशगी इकदाम क्यों नहीं किए गए थे, और अगर किए गए थे वो क्या थे, प्लीज मुझे बताइएगा। एक होता है रिवराइन फ्लड होता है ना, जिसके लिए पेशी इकदाम किए जाते हैं। उनके लिए जो वहाँ पर जो आबादी होती है, उन आबादी को जो है पहले से ही हम महफूज मकाम पर मुंतकिल कर देते हैं। और जो दूसरा फ्लैश फ्लड होता है, जो इस तरह की सिचुएशन क्लाउड आउटबर्स्ट के नतीजे में जो है आता है, इसमें रिस्पॉन्स का टाइम काफी ज्यादा कम होता है। अगर यहाँ पर तमाम वसाइल दस्तियाब भी हों, अलर्ट भी हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तमाम टीमें भी अलर्ट हों, तो यहाँ पर जो फ्लश फ्लड है इसमें रिस्पांस काफी कम होता है। इसके डैमेजेस जो है यहाँ पर काफी ज्यादा होते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर अभी जो है क्लाउड आउटबर्स्ट की जो है इंसिडेंट देखे गए हैं। इससे पहले भी बारिशों में जो है काफी दूसरी जगहों पर भी क्लाउड आउटबर्स्ट का जो है इवेंट हुआ है। तो रिवराइन फ्लड में ठीक जी अनवर, ये भी बताएं मुझे कि इस वक्त एक और अलर्ट भी जारी कर दिया गया है अगले जो स्पेल है उससे मुतालिक, तो उसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने क्या क्या इंतजाम कर लिए, इदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन किस हद तक है? महकमा मौसमियात ने जो अभी पेशन गोई की है, पेशन गोई के मुताबिक जो है स्पेल जो है 21 अगस्त तक जारी रहेगा। लेकिन अगर महकमा मौसमियात के वेदर आउटलुक को देखा जाए तो ये सिलसिला जो है अगस्त के एंड तक जा सकता है। तो इसके लिए जो है पहले से एडवाइजरी इशू की गई है। अभी भी जो है एक रिसेंटली हम एक एडवाइजरी इशू कर रहे हैं तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास दस्तियाब वसाइल है, मशीनरी है, उनको हमने बिल्कुल अलर्ट रखा हुआ है। और जितनी भी हमारे पास इमदादी टीमें हैं उनको हमने फील्ड में डिप्यूट किया हुआ है, ना कि ऑफिस में, क्योंकि वहां पर अगर कोई सयाह होते हैं, कुछ जहाँ पर फंसे होते हैं, गोताखोर टीमें जो होती हैं, उनको जो है हमने फील्ड पे ही डिप्यूट किया हुआ है कि इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो पहले से ही इकदाम किए जाएं। तो तैयारी जो है वो, अगर खुदा न खास्ता इस तरह किसी दूसरे जगह पर इस तरह का इंसिडेंट होता है तो तमाम इदारे अलर्ट हैं अभी से ही, क्योंकि एडवाइजरी इशू कर दी गई है तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम जो है इमदादी टीमों को, रेस्क्यू जो है उनको जो है वहाँ पर डिप्यूट किया गया है। पेट्रोलिंग पुलिस जो है, टूरिज्म डिपार्टमेंट की टूरिस्ट जो वहाँ पर मौजूद है भलाई इलाकों में, उनके लिए जो है वहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। सही। अच्छा अनवर, ये भी मुझे बताएं कि अवाम के लिए आप क्या पैगाम देंगे इस वक्त, क्योंकि अवाम का भी इस पे किरदार है। नो डाउट कि एक डिजास्टर है, उससे निमटने के लिए सिर्फ अवाम अकेले काफी नहीं है, लेकिन एहतियाती तदबीर क्या हो सकती है, किस तरह से खुद की हिफाजत की जा सकती है? जो एडवाइजरी इशू होती हैं, जो हिदायत जारी होती हैं, तदबीर इदारों की जानिब से जो इशू की जाती हैं, तो अवाम से यही हमारी दरख्वास्त है कि एक इज्तिमाई कोशिश है। डिजास्टर के साथ लड़ा नहीं जा सकता, लेकिन एक बेहतर हिकमत अमली के जो है इसकी रेशो को, इसकी असर को जो है थोड़ा सा कम कर सकता है। इसमें सिर्फ इदारे नहीं बल्कि अवाम को भी अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। जो एडवाइजरीज होती हैं, जैसी तदाबीर होती हैं, उन पर अमल किया जाए।
जो सयाह हैं ऐसी सिचुएशन में जो है वो KDMA की हेल्पलाइन है, वहाँ पे जो है कॉल करके मौसमी सूरत हाल से अपने आप को आगाह करके अपना सफर उसके बाद शुरू करें। जहाँ जहाँ लैंड स्लाइडिंग का फ्लैश फ्लड का खतरा हम बताते हैं तो आवाम की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि उन इलाकों में ना जाए जहाँ पर इस किस्म के खतरात मौजूद हैं, क्योंकि मानसून में जो बारिशें होती हैं, मैंने आपको कहा है कि अनप्रेडिक्टिव बारिशें हैं, कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्लाउड ऑफ डस्ट आ जाए, कहाँ पर फ्लैश फ्लड हो जाए, कहाँ पर लैंड स्लाइडिंग आ जाए। तो ये ऐसी सिचुएशन में जो है आवाम को हम पहले से आगाह रखते हैं और आवाम से भी यही तवक्को करते हैं कि जो भारत की तरफ से एडवाइजरीज इशू होती हैं उन पर जो है अमल दरामद किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुझे ज्वाइन करने के लिए। अनवर, होगी KP की सूरत हाल जिस पे हमने तफसील से जो है उनसे पूछ भी लिया। अब पंजाब के लिए भी अलर्ट जारी हो चुका है, सो पंजाब की हुकूमत कहाँ पहुंची? ऑब्वियसली हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारी किसी एक सिंगल पाकिस्तानी की भी जान जो है वो मजीद जाए। देखिए हमरा, पहली बात ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लार्जर स्केल के ऊपर क्लाइमेट चेंज के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, जो किसी और सूबे के अंदर नहीं हुआ, क्योंकि ये फ्लैश फ्लड्स जो है ना, ये कोई एक दिन का या एक मानसून का मसला नहीं है, ये आइंदा आने वाले बहुत सालों का मसला है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को अभी से इसका परमानेंट हल नहीं करेंगे, अगर टेम्परेरी रिलीफ सॉल्यूशंस हम बेशक जितने मर्जी देते रहे, अगर हम इसका परमानेंट हल नहीं करेंगे, एवरी ईयर द फ्लड्स आर वर्स देन हम लोग यही बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं सारे सूबों को कहती हूँ कि उनको, सब सूबों को पंजाब से सीखना चाहिए, भले वो फॉरेस्ट प्लांटेशन की बात हो, भले वो और बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के मंसूबे हो, जिनका मैंने जिक्र आपके साथ लास्ट संडे को भी किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। और जहाँ तक करंट सिनेरियो की प्रेपरेशन की बात है, तो इस वक्त सबसे क्विक रिस्पांस सिस्टम जो है वो पंजाब का है। पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसके अंदर इवन एयर एम्बुलेंस सर्विसेज मौजूद हैं। बल्कि मुझे तो अफसोस हुआ KPK की सिचुएशन में ये भी सुन के कि जो एक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करने गया था वो भी क्रैश हो गया और उसका भी सारा क्रू जो है वो हलाक हो गया और सारा कुछ। तो इसलिए पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा रेस्क्यू सिस्टम है, आपको पता है कि जब पहले भी फ्लड आया तो पंजाब से लोगों ने जाके KPK लोगों को भी रेस्क्यू किया और पूरे पाकिस्तान ने वो सिचुएशन देखी। सो पंजाब इस वक्त 2 फ्रंट्स पे फाइट कर रहा है इस चीज़ को। एक ये कि हम पहले अपने आप को इस वक्त करंटली फ्लड्स के लिए प्रिपेयर करें विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेस्क्यू सिस्टम, वो थ्रू एयर हो, थ्रू लैंड हो, हमारे जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं उनके ज़रिए से हो। लेकिन उसके साथ साथ हमारा ज़्यादा फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि जो क्लाइमेट चेंज होने जा रहा है और हो रहा है ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी अफेक्टेड बाय दैट, उसके ऊपर हम फोकस करें, जिसके अंदर हम लैंडफिल के ऊपर भी फोकस करें, जिसके अंदर हम की जो ट्री प्लांटेशन है उसके ऊपर भी फोकस करें। और मैंने आपको पिछले शो में भी बताया था कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये हुआ है कि किसी सूबे में ऐसा लॉ बनाया गया है कि जहाँ पे आवाम को ट्री प्लांटेशन के ऊपर भी जो है वो गवर्नमेंट विल पे देम फॉर डूइंग दैट। So I think these are very important and positive steps which must be taken all around Pakistan. बिल्कुल ऐसे ही है। हाफिज साहब, आप इसके बारे में क्या राय है? पिछले साल भी हम यहीं पे बैठे हुए होंगे, हम यही सवालात पूछ रहे थे कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी और हमें अब रियलाइज़ कर लेना चाहिए कि सिर्फ इससे निपटने का ये तरीका नहीं है कि हम कोई अलर्ट्स जारी कर दें या कुछ। इसके लिए कंक्रीट स्टेप्स पाकिस्तान ऑब्वियसली कर भी रहा है, करता आया भी है, लेकिन क्या वो काफ़ी है या मज़ीद हमें आगे जाने की ज़रूरत है? बिस्मिल्लाह हमारे नंबर एक तो ये है कि 1947 से लेके आज तक 2025 तक जो है तकरीबन 200 बिलियन से ज़्यादा जो है डॉलर से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इन सैलाब्स की वजह से डैमेज आया है और उसकी जो लाइव कॉस्ट है वो उससे अलावा है। और ये आपको 1950 के अंदर पहला फ्लड आया और उसके बाद हर 4-5 साल के बाद आपको एक वेव नज़र आती है, जिस तरह 2022 में आया, फिर 14 में आया, फिर 8 के अंदर आया। अब इसकी कुछ हद तक हर साल जरूर और वो नहीं, देखिए चीज़ ये है ना कि आप एक हाई मानसून जो एरिया है उसके अंदर आप उसके अंदर, बट 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि जो आपकी नेचुरल चीज़ है कि जिसके अंदर आप अपनी मैक्सिमम एफर्ट कर सकते हैं, बट दूसरा इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो ये है हमारी मिसमैनेजमेंट जो है। और मिसमैनेजमेंट जो है वो शुरू से ही पाकिस्तान बनने से आ रही है कि हम बड़े रिजर्वाइज पे भी नहीं जा रहे, हमने इसके अंदर अवेयरनेस पे भी काम नहीं किया, हमने अपनी कैनाल्स पे भी काम नहीं किया। हमारा ये जो रिवर्स वाला सारा बेल्ट है, अर्बनाइजेशन जिसके अंदर आप देखें कि किस तरह अब आपको जो सिटी के अंदर जो स्लैश फ्लड्स आपको नज़र आते हैं, उसके बाद ये है कि रिस्पांस सिस्टम भी आपको नज़र नहीं आता कि हमारी लोकल गवर्नमेंट जो है, हम बात तो बहुत करते हैं कि जी हमें सूबे जो है एम्पावर्ड करनी चाहिए, बट आपका लोकल गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और आपके सामने नज़र आया कि KPK के अंदर सवात के अंदर जब इंसिडेंट आया तो आपके सामने एम्बुलेंस भी नहीं थी। तो मेरा ख्याल है कि पॉलिसी शिफ्ट जो है उसकी बड़ी रिक्वायरमेंट है और वो आना चाहिए प्रोविंसेस से आपका लोकल गवर्नमेंट्स की तरफ, उन्हें एम्पावर करें और बड़ी चीज़ों पे जाएं। और मैं ये समझता ही हूँ कि जो हमारा 3 मेजर रिवर्स हैं जिसकी तरफ से ये सारा आता है,
बाकी तो इंडिया ने जो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर किया उधर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, वो तो जब ओवरफ्लो करते हैं तो आता है। बट जो इस वाले एरियाज हैं जिसमें जेलम, चनाब और सिंध है आपका, इसके अंदर हमें और बड़े डैम्स जाने चाहिए, हमें कालाबाग डैम बनाना चाहिए ताकि हर साल 5-6 बिलियन डॉलर का पानी जो है वो हम समुंदर के अंदर फेंकते हैं और ये हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जा रहा है। तो अगर अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, ये ट्रॉपिकल के अंदर हम हैं कि आप देखें कि ग्लेशियर से लेके नीचे तक है, तो उसकी यूजेज अगर हम कर लेंगे, अपने एग्रीकल्चर के लिए कर लें, उसके बाद ये है कि हम अपने पार के लिए कर लें, जो हमारा बहुत बड़ा मसला है कि आप देखें बिजली कितनी महंगी है, या उसके बाद ये है कि आप इस सीज़न को कई दफ़ा आप ये देखें कि ड्राउट्स आ जाता है कि 2-2, 3-3 साल बारिश नहीं आती और फिर हम जो है कि वो नमाज इस्तिस्का पे चले जाते हैं और फिर हम एक और चले जाते हैं। चूँकि हमारी गवर्नमेंट के एक्सक्यूज़ जो हैं वो ड्रॉट के अंदर कुछ और होते हैं, रेनी सीजन्स के अंदर कुछ और होते हैं, वाटर्स के अंदर कुछ और होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो सर्टन एरियाज़ हैं जिसके अंदर एक आपका एनवायरनमेंट या आपका एक वाटर इशू जो है, इसके ऊपर भी एक ग्रैंड कंसेंसस जो है वो सारे प्रोविंसेस का आना चाहिए। चूंकि पाकिस्तान सारे प्रोविंसेस का एक कॉम्बिनेशन है और उसके अंदर हमारे जो पर्सनल पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं या पॉलिटिकल एजेंडा पर्सन है, उससे मिल के इसको एड्रेस करेंगे। नहीं तो जिस तरह आपने कहा कि अगले साल फिर हम यही बात कर रहे होंगे, एक सूबा कहेगा हमने बेहतर काम किया, दूसरा कहेगा हमने काम नहीं किया। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि आपको इस सारे सिस्टम के अंदर जो वाटर वाला है, इसके अंदर मेजर पॉलिसी शिफ्ट मैनेजमेंट गवर्नेंस की तरफ और वाटर रिजर्वायर्स की तरफ जाना चाहिए। क़य्यूम साहब, इस पे आपकी क्या राय है? क्या हम ये सारा मलबा क्लाइमेट चेंज पे डाल सकते हैं या हमारी अपनी भी एज अ नेशन भी कोई गफलत है, हमारे इदारों की कहीं पे कोई गफलत नजर आती है, हमारी हुकूमत उस पर काम कर रही है, हुकूमतें चाहे वो सूबाई हो वफाकी हो काम करती है, लेकिन काफ़ी है नहीं काफ़ी? अब आप ये देख लीजिए कि सिर्फ एक क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी जो बनी थी उसका चेयरमैन लगाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इंटरवीन करना पड़ा था। तो ये सेंसिटाइज इतने हमारी सेंस वो कहते हैं ना उसको हसासियत है गवर्नमेंट साइड के ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी और उसको वो करना, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का महकमा मौजूद है, लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि दरख्त बेदरख्त काटे जाते हैं। आज भी आपके इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे दरख्त जो हैं इस वक्त पोलैंड के नाम के ऊपर जो है ना वो उनका सत्यानाश किया जा रहा है। पता नहीं, आई डोंट नो कि भाई इस पे क्या है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जंगल के जंगल काटे गए हैं, माइनिंग हो रही है। फिर उसके बाद एक स्टोरी डॉन में पब्लिश हुई थी जिसमें वो द डाइंग रिवर के रास्ते बंद कर दिए, दरिया खत्म हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। उसके अंदर गवर्नमेंट्स का तो बहुत ज्यादा किरदार है क्योंकि रेगुलेट करना है माइनिंग को। आया फॉरेस्ट के अंदर हो सकता, आज भी मानसेरा में आप जाएं, वो इलाके जहाँ पे ये सारा कुछ एरियाज हैं, आपका माइनिंग एक्ट कहता है कि जंगल के अंदर माइनिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे ग्रेनाइट या वो निकालने के लिए जंगल काटे जा रहे हैं। कि मानसेरा की साइड से वहाँ से फिर वो फ्लड जो है वो सिल्ट होता आएगा और फिर वो तरबेला डैम के अंदर उसको आप बना लें डैम, लेकिन उसके जब तक डिसिल्टिंग नहीं होगी या उसमें सिल्ट जाना कम नहीं होगा तो आपके लिए जब उसकी कैपेसिटी हो जाएगी तो फिर आप किधर जाएंगे। सो सिर्फ महज डैम बनाने से तो शायद ये नहीं मसला हल हो सकता, लेकिन हाँ कुछ आप अपना रिजर्वायर बना सकते हैं कि कुछ वक्त के लिए। लेकिन अब तो जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं कि पानी जो है वो आप नीचे जमीन के स्टोर करते हैं। बहुत सारी पॉलिसीज हैं, मतलब आपको नई जो कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, हाउसिंग सोसाइटीज कहाँ बनाई जा रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये हम नहीं कर रहे ना, ये आदम ही कर रहा है ना। जी मतलब इसमें और एनडीएमए का सिर्फ काम इतना ही रह गया कि वो अलर्ट कर जारी कर देगा। अब क्लाउड बर्स्ट जो है ये कोई अचानक बिल्कुल हो सकते हैं, बहुत सारी कुदरती आफात हैं जिसको हम वो नहीं कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन देयर इज अ सिस्टम के बारे में तो आपको पता है। आप भाई वो को एक सिचुएशन होती है ना कि कहाँ क्लाउड बर्स्ट हो सकता है और क्लाउड बर्स्ट क्यों होता है। साइंस बहुत आगे तक तरक्की कर चुकी है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए और उससे पहले के इकदाम होने चाहिए। आफत तो आ गई है, लोगों की जानें भी चली गई हैं। अभी आप विजुअल्स देखें उनके, जहां से ये फ्लड आ रहा है, कितना बड़ा पत्थर, ये मड का वो है, मतलब मेरे पहाड़ जो है ना वो सिरक रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें दुनिया का भी है कि सारी दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज, दुनिया का एनवायरनमेंट खराब किया, उसके इफेक्ट इस पाकिस्तान है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है? हमने यहाँ सोसाइटियां बनाई हैं, हमने यहाँ पे जंगल खत्म किया है, हमने यहाँ पे पानी की जो रिजर्वायर्स हैं उनके रास्ते बंद किए हैं, हमने फौना और फ्लोरा को तबाह किया है।
No doubt. और इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जब तक ये सेंसिटाइज नहीं करेंगे, आज भी आप एक घर बनाएं, मुझे बताएं कि या क्या कहीं किसी देखते हैं आपके कोई ऐसी वो है कि आप बारिश का पानी जो है उसको स्टोर करने के लिए आपको अलग से एक वो होना चाहिए, या उसका क्या करना है जो जाया होता है और फिर वो कहाँ जाता है, होती है जो उसकी कभी वजह से। जी, पानी जो है बारिश का जमीन के अंदर जज्ब होना चाहिए था, क्या वो आप उतना उस मिकदार में उतना एरिया हमने छोड़े कि जिसमें हम जो पानी रिजर्वायर के तौर के ऊपर नीचे जमीन में जज्ब हो सके? नहीं है। सड़कें बन गई हैं, कंस्ट्रक्शन है और भी सारा कुछ है, वो सारा पानी चैनलाइज करके आप पता नहीं कहाँ फेंक तो उसमें मॉडर्न टेक्निक्स होनी चाहिए हमें, जब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो वापस नेचर की तरफ जाना पड़ेगा। आप मतलब मॉडर्न टेक्निक्स के तो वो हैं सो हैं, लेकिन आपको वापस नेचर की तरफ जाना पड़े। पहले क्यों नहीं इतने फ्लड्स आते थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जब से हमने बतौर इंसान ये तबाही बर्बादी सो कॉल्ड ग्रोथ है हमारी, तो उसके बाद बिल्कुल उसमें हमने नेचर को हर्ट करना शुरू किया और नेचर इस्लामाबाद के माहौल को ही देख लें आप, यहाँ पे गर्मी किस कदर पड़नी शुरू हो गई है। नो डाउट। जो कैचमेंट एरिया था वहां पे देखें, ये साथ में जंगल से सारे काटे गए हैं। हाउसिंग सोसाइटियां, उनका फुजला, उनका वेस्ट, वो सारा कहाँ जा रहा है? किसने हाउसिंग सोसाइटियों की इतनी इजाजत दे दी है? आज भी जंगल के जंगल कट रहे हैं, किसी के कान पे जो ही नहीं है। हम ठीक है, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस ये काम नहीं अफसोसनाक सूरत-ए-हाल करना, है। क्योंकि और फिर आगे आएगा, फिर मजीद फंड्स आएंगे, फिर मजीद फंड्स जो हैं वो फंड्स नहीं थे, एक महकमा दूसरे महकमे के ऊपर, दूसरा तीसरे के ऊपर, लोग मर रहे हैं, लोग खुद अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। और हमेशा सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि ना काफी फंड्स हैं, बस। और फिर उसकी वजह से जो है वो मसाइल बढ़ते चले जाते हैं। ये बहरहाल इस पे हमें एज अ नेशन मिल के काम करना होगा, हमें देखना होगा कि जो मसाइल हैं वो हमारे ही क्रिएट किए गए हैं। जैसे अब्दुल कयूम सिद्दीकी साहब ने बहुत अंदाज में बताया कि ये इंसान के बनाए हुए मसाइल हैं और फिर नेचर जो है वो ऑब्वियसली रिएक्ट कर रही है, तो हमें अब इसकी सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना है तो मॉडर्न टेक्निक्स आ चुकी हैं, जहां पे आप सिर्फ एक ग्रीन बिल्डिंग्स की मिसाल ली जा सकती है कि आप जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं आप उनको ग्रीन कर दें। खैर अभी हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और 2 मेंबरान के खिलाफ जो दायर दरख्वास्तें थी उनसे मुतालिक क्या फैसला सुनाया। वेलकम बैक टू पब्लिक प्लस। नाज़रीन, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथ जो 2 मेंबरान के खिलाफ दायर की गई जो शिकायत हैं वो खारिज कर दी गई हैं। एहसान साहब, इस पे आपकी क्या राय है? एक तो ये है कि पाकिस्तान का एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक तरीक़ाकार ये है कि अपॉइंटमेंट तो जो है वो पार्लियामेंट की कमेटी या उसके बाद प्राइम मिनिस्टर और आपका लीडर ऑफ द अपोजिशन करते हैं, मेंबर्स की या सीईसी की। लेकिन अगर उसको आपने हटाना है तो उसका एक ही तरीक़ेकार ये है, वो आर्टिकल 215 के नीचे ये है कि आप उसके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल कर सकते हैं या वो खुद अपना रिजाइन कर दे उसमें अंदर। अब जो रेफरेंस आया है उसका जो फोरम है वो है आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, वो आर्टिकल 209 के नीचे काम करती है। उसमें एक चीफ जस्टिस है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं और उसके बाद 2 हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस हैं। उसका एक अपना इंटरनल प्रोसेस है जिसके अंदर एग्जामिनेशन है, उसके बाद आपकी एविडेंस को देखते हैं। लेकिन प्राइमरीली जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो सारे के सारे जो थे वो पॉलिटिकली बैक्ड आपके एलिगेशन से, यानी कि जो आर्टिकल 209 का एक्चुअल कॉन्सेप्ट मिसकॉन्डक्ट का उसके मुताबिक ये एप्लीकेशंस नहीं थी। क्योंकि इसके अंदर ये नहीं है कि अगर आप कोई अथॉरिटी या कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस को फैसला करे तो आप उसको पॉलिटिकली समझें कि नहीं उसने अपने आप को मिसकॉन्डक्ट किया। उसके सारे फैसले जो हैं उनको आप रिव्यू भी कर सकते हैं, हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर सकते हैं, या उसके बाद ये उनके पास आप रिविजिट कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि हमेशा पीटीआई जो है वो एक गलत फोरम का इस्तेमाल करती है किसी और चीज़ को एड्रेस करने के लिए और अल्टीमेटली उसका रिजल्ट आता है। अब जब रिजल्ट उसका वही आता है कि जो एक फोरम नहीं है या उस फोरम के अंदर वो एविडेंस नहीं है या वो एविडेंस ऐसी है कि जिसके ऊपर आप एक्शन नहीं कर सकते और उसके पीछे फिर एक नैरेटिव बनाया जाता है कि नहीं अब हमने फाइल कर दिया या कुछ चीज़ कर दी, इसका एक्शन होना चाहिए। जब नहीं आता तो फिर जुडिशरी जो है वो अंडर क्रिटिसिज्म आ गई। अब 10 जजेस और के खिलाफ भी वो एप्लीकेशन जो है वो आपकी खारिज उन्होंने की है कि नहीं वो ऐसी एविडेंस है, या इन 3 के 2, एक चेयरमैन है, 2 मेंबर्स के खिलाफ है। तो मैं ये समझता हूँ कि सीईसी की हद तक जो उनकी कंटेंट्स ऑफ एप्लीकेशन था उसके अंदर एक पॉलिटिकल एलिगेशन ज्यादा थे और जो सब्सटेंस था आर्टिकल 209 के नीचे मिसकॉन्डक्ट था वो कम था। और पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर आप किसी शख्स को जो है ना वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ना रिमूव कर सकते हैं, और अगर कोई फैसला वो करता है तो उस फैसले को आप किसी जगह चैलेंज कर सकते हैं। और वो फोरम हमारे पास हाई कोर्ट्स के भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारा प्रोसेस जो है, अगर पाकिस्तान के 5 सीनियर जजेस बैठे हैं और उन्होंने देखा है, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि उन एविडेंस के अंदर वैसी चीज ही नहीं है कि जिसके ऊपर आपकी
कोई फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट है या मिस कॉन्डक्ट है या आपने कोई मिस यूज ऑफ अथॉरिटी इस लेवल का कर दिया है, क्योंकि जो भी आपने काम करना है उसका एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो है वो अपीलेबल है, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, और वो जब आप चैलेंज करेंगे तो वो बुनियाद नहीं बन सकती कि शायद इसके पीछे जो है कोई एक ऐसा एक्शन है। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ें उन्होंने कंसीडर की हैं, और उस कंसीडर करके जो उन्होंने फैसला किया है उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि हाँ, अब आप देखें ना कि जब से आई हैं, अब ये नवंबर और दिसंबर का ये 2024 का फैसला है, पब्लिक आप अब कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि SJC को भी अपना हाउस इन ऑर्डर करना चाहिए, और उसके अंदर ये है कि जब भी एप्लीकेशंस या कंप्लेंट्स आए उन्हें इमीडिएटली एग्जामिन करें, एग्जामिन करके जो उसका फैसला करें, और उस फैसले से पहले अगर आप उसको अब सेकंड फेज के अंदर डालते हैं तो SJC की हेयरिंग जो है वो पब्लिक होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान को पता हो, लोगों को, कि जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनके खिलाफ एलिगेशंस क्या है, उनके खिलाफ सेट ऑफ एविडेंस क्या है, कोर्ट का कॉन्डक्ट क्या है, और उसके बाद एक मेरा ख्याल है ट्रांसपेरेंसी का मैसेज आएगा। इसको SJC को देखना चाहिए कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं, अगर वो वेरीफाइड होकर कन्वर्ट कर दी जाती हैं एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के अंदर या ट्रायल के अंदर या प्रोसेस के अंदर, तो फिर उसको जो है वो पब्लिक होना चाहिए, ताकि मुझे पता हो कि मेरा जज कौन है, कैसा है, किस तरह के एविडेंस है। इससे एक पब्लिक प्रेशर भी आपका आएगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, और अगर इस तरह की चीज जो भी आपके सामने आई है, अगर इसकी पब्लिक हियरिंग के अंदर चीजें आती तो शायद मेरा ख्याल है कि SJC के फैसले की असर्टिवनेस ज्यादा आनी थी, कि जी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसकी बुनियाद नहीं बनी, कि जिसका जरूर आप उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को अगर अब अमेंडमेंट आती है कोई, उसके अंदर इस चीज को एड्रेस करना चाहिए, SJC के इश्यूज को, उसकी प्रोसीडिंग्स को, ट्रांसपेरेंसी को, इफेक्टिवनेस को। ठीक है। अच्छा आमना, ये जो शिकायत दायर की गई थी इनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है। अब क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को एक्सेप्ट करेगी? दूसरा ये कि ये जो फैसला है, आप क्या समझती हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम लेके आ सकता है या फिर मजीद सियासी दरारें बढ़ जाएंगी? नम्रा, देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं आपसे काउंटर का क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज तक किस फैसले को एक्सेप्ट किया? वो सिर्फ उस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं जो फैसला उनके हक में होता है, उसके अलावा वो हर फैसले को मुस्तरद करते हैं, हर फैसले के ऊपर वो कहते हैं कि, बल्कि मुझे तो अब ऐसा लगने लगे कि वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई चीज़ हमारी पसंद के मुतरादिफ आए ताकि हमें एक बहाना मिले सड़कों पर निकलने का, शोर डालने का, फसाद फैलाने का। और आपने जो इस्तेहकाम की बात की नम्रा, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ना कुछ अरसे से इस बात की हो रही है, अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ आज से कुछ 4-5 साल पहले की बात पे, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद हुकूमत में थी, उसके बावजूद कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई या जलसा कर रहे होते थे या फसाद कर रहे होते थे, या वो इवन अमेरिका में भी जाके नेगेटिविटी और हेट स्पीच अगेंस्ट देयर ओन फेलो पाकिस्तानीज। बात यह है कि जितना ये मुल्क इमरान खान समझते हैं उनका है, तो उतना ही मेरा है, आपका है और हर पाकिस्तानी का है। तो बाहर के मुल्कों में जाके पाकिस्तानियों के बारे में ऐसी बातें करना कि मैं AC उतरवाऊंगा, ये वो इंस्टेबिलिटी फैलाना पाकिस्तान के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह इमरान खान और उनकी पार्टी का प्राइम मोटिव और एजेंडा है, मे बी दे हैव बीन टास्क्ड बाय समवन, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू गो इनटू एनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, बट सीम्स लाइक इट कि इसके अलावा उन्होंने आज तक पाकिस्तान में कुछ नहीं किया। एंड द स्ट्रेंजेस्ट पार्ट इज कि जिस वक्त हुकूमत में थे उस वक्त भी इंस्टेबिलिटी लाए, जिस वक्त ऑपोजिशन में थे उस वक्त भी इंस्टेबिलिटी लाए। अगर एक दफ़ा होता ना तो बंदा कहता है कि यार शायद वाकई उनको फ्रस्ट्रेशन थी, एगनी थी हुकूमत में ना आने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हुकूमत में होते हुए भी यही सब कुछ करते रहे। तो मेरा ख्याल ये है कि ये फैसला इसलिए बड़ा खुशाइंद है कि अगर हम इनकी ईमा के ऊपर जजेस को हटाना और इनकी पॉलिटिकल एलिगेशन के ऊपर, जैसे हाफिज साहब ने वेरी राइटली कहा कि अगर उनको उनके किसी फैसले से इख्तलाफ है तो वो उस पर अपील करें, लेकिन अगर इस तरह से हर जज के खिलाफ, हर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, हर शख्स के खिलाफ ये जो है कंप्लेन करना शुरू हो जाएंगे और फिर ये उम्मीद करेंगे कि जी हम जजेस के ऊपर, जुडिशरी के ऊपर इतना सोशल मीडिया प्रेशर डाल देंगे या इस तरह की बातें कर देंगे, अस्तगफिरुल्लाह, उनकी फैमिलीज को टारगेट करते हैं, क्या कुछ करते हैं हम सब ने देखा है, मेरा ख्याल है मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत भी नहीं है। तो अगर वो सारा कुछ करके दे फील कि हम कोई इस तरह का फैसला ले लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और इस तरह के फैसले, बल्कि जिस तरह के फैसले ये चाहते हैं, इस तरह के फैसले एक्चुअली पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेंगे और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों बाद फाइनली ऑन ट्रैक है। पाकिस्तान अपनी फॉरेन रिलेशंस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, हर चीज़ में सही सिमत में बढ़ रहा है, हर चीज़ हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है। हम लोग इस वक्त इनका जो सर्कस है उसको एंटरटेन करना अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही करना चाहते। ठीक है, कयूम साहब आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये फैसला जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या लगती है आपको? वो तो मेरे ख्याल में अपना
हाफिज साहब हाफिज साहब जो हैं उन्होंने बड़ी तफसील से उसको बता दिया। मेरी जो सिर्फ कंसर्न्स हैं, ये बिल्कुल एक बात तो ये है कि इस किस्म की शिकायत फौरी टेकअप हो और उसका फौरी फैसला हो और उसकी जो है प्रोसीडिंग्स ओपन हो कि क्या हुआ। चलें, अगर उसमें भी वो नहीं है तो कम से कम जो है वो सिर्फ एक छोटी सी प्रेस रिलीज आई है जिसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि जनाब 20, 21 और 22 के अंदर 3 किस्म की शिकायत थी, यानी कि पीटीआई के दौर के अंदर ही पीटीआई ही अपने उनके खिलाफ थी, और ये जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस का फैसला आया था उसके बाद की थी। फिर इन्होंने कहा कि एक और ये इलेक्शंस वगैरह के बाद फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा हम मजबूत शवाहिद के साथ देंगे, पहले उसको वापस लिया, फिर नई दरख्वास्त दाखिल की और शायद सेंटर अली जफर की भी वो फाइल करेंगे उस तरह से। फिर इजाज चौधरी साहब जो है उन्होंने फाइल किया। तो ये वो अब 2024 में ये टेकअप हुई हैं नवंबर में और दिसंबर में जी, और उसके बारे में क्या फैसला हुआ वो आगाह किया जा रहा है 8 महीने के बाद आप और हमें। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स जो हैं और उनमें इन चीज़ों को चेंज करने की जरूरत है। गो कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले के जरिए से ये कहा है कि जब किसी जज के ऊपर उसका कॉग्निजेंस ले ले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो फिर वो रिजाइन भी करे तो तब भी वो उसकी जो है ना प्रोसीडिंग्स और कार्रवाई जारी रहेगी। मुजाहिर नकवी साहब का मामला जो है वो जिसमें ये सारी जजमेंट आई थी वो एक अच्छी बात है, लेकिन अभी भी ये प्रोगेटिव है उस जज का कि वो इन कैमरा हेयरिंग चाहता है या कि जो है ना वो ओपन हेयरिंग चाहता है। तो मेरा ख्याल है कि ये इन कैमरा अगर प्राइम मिनिस्टर्स इस मुल्क के अंदर ट्राई होते हैं और हर दूसरा आदमी जो है वो ओपन कोर्ट के अंदर ट्राई होता है तो जज साहब को भी ट्राई होना चाहिए। अगर जज साहब के खिलाफ मिसकॉन्डक्ट की कड़ी वो आई हैं तो गो के बिल्कुल ठीक है, अदलिया की हुर्मत और एहतराम और उसके तकद्दुस अपनी जगह पे है, लेकिन वो उसी वक्त बरकरार रहेगा जब अपना एहतसाब के इदारे खुद, अगर वो एहतसाब करना भी खुद अदलिया ने तो फिर वो उसको कम से कम होता हुआ नजर तो आना चाहिए। तो मुझे और आपको कि हाँ क्या हुआ, बड़ी ये अहम बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर जो है उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा ही क्यों, और फिर एविडेंस। दूसरी एक और बात है कि एक ये भी ट्रेंड बन गया है कि हम जो है वो किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं। वो क्या करते थे कि अपोजिशन का काम तो इल्ज़ाम लगाना है, सबूत लाना थोड़ी है। तो अब ये जो जब आप किसी के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए तो फिर मुझे ये देखना है कि अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एग्जनरेट किया है इन इल्जामात से, तो फिर ये इसका मतलब है इल्जामात झूठे थे, तो फिर वो जो कंप्लेनेंट है उसके खिलाफ क्या किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। और उसमें गो के ये है देखें उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रूल्स शायद सेक्शन 13 है अब सब उसके रूल्स का जी, रूल 13/2005 उसमें है कि अगर ये फॉल्स हो तो फिर उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। तो सवाल ये है कि एक तो ये कि मुझे रीजंस बताई जाएं कि किन बुनियादों पर क्या इल्जामात थे जो कि ख़त्म किए गए हैं, उसकी डिटेल रीजनिंग। उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर 5 अरकान थे, ये यूनानिमस जजमेंट था, फैसला था या इसके अंदर डिवीजन थी, अक्सरियती फैसला था, और वो फैसला जो है वो पब्लिक होना चाहिए ताकि पता लगे लोगों को। और ये इल्जामात गलत थे तो जो कंप्लेनेंट था उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है, क्योंकि इस तरह से तो फिर आप हर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होल्डर जो है उसका मजाक ही बनाते कर देंगे। अच्छा ठीक है, एक और टॉपिक की तरफ आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो फौज के सरबराह फील्ड मार्शल उनका बयान अंडर डिस्कशन है। कयूम साहब आपकी तरफ भी आती हूँ। हाफिज साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये कहना है, उन्होंने ब्रसल्स में गुफ्तगू की, वो कहते हैं कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से ही मुमकिन है। इस बयान की क्या इम्पोर्टेंस है पाकिस्तान के जो सियासी हलके हैं उनको मद्देनजर रखते हुए? नंबर एक तो ये है कि ये जो सारा फिनोमेना चल रहा है ये 2022 से ऑनवर्ड्स है, और 2022 से ऑनवर्ड्स जो है आपको मेजर इंसिडेंट्स नज़र आएंगे, और उन मेजर इंसिडेंट्स के अंदर जो टारगेट्स है वो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की जुडिशरी, पाकिस्तान की पार्लियामेंट थी। अब एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी कि उस स्ट्रेटजी के अंदर जो है इतना को डोमिनेट कर दिया जाए थ्रू सर्टन आपका सोशल मीडिया है या आपकी एक कैंपेन्स उसके करके, और उसके जो है वो एक डिजायर्ड रिजल्ट्स वो लिए जाएं। और आपको बहुत सारी जगहों के अंदर वो चीज़ें नज़र भी आती हैं। एक मीटिंग का आपको भी शायद वो टीवी पे भी आपने देखा है कि जब मना किया गया कि आप पेशावर से ना आए तो इसको किसी न किसी जगह सेटल करते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हमने तो इस्लामाबाद के अंदर आना है
और वो एक आपने टीवी पे भी उसके अंदर देखा। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि जब मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस था, उसको भी जिस तरह आपने देखा कि एक कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की गई, किसी तरह प्रेसिडेंट को कहा गया कि आपने साइन नहीं करने, और किस तरह वो एक चीज़ और की गई। और उसके बाद मेरा ख्याल है कि वो सारा जो क्लाइमैक्स है वो आपको आता है 9 मई के अंदर, कि जिसके अंदर इन सारी चीज़ों का जो लुबे लुबाब ये था, वो था कि पाकिस्तान के अंदर जो है एक तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आए, लॉलेसनेस आए, और उसके साथ साथ जो फौज है उसके अंदर एक म्यूटिनी आए, और जो उनके लोगों के साथ अटैच है, जिनके शोहदा है, उनको जो है डीमोरलाइज किया जाए। और आपने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर अगर वो आप स्पैन ऑफ टाइम देखें 12:30-1 बजे से लेके 5 बजे तक, तो आपको टारगेट्स तो पाकिस्तान का GHQ है, इंटेलिजेंस एजेंसी है, आपके एयर जो ऑफिसेज हैं, या आपकी एयरफील्ड जो मियाँ वाली की है, या उसके बाद आपको लाहौर का कोर कमांडर नजर आता है। अब उसके पीछे भी मैं समझता ये हूँ कि जो भी पॉलिटिकल मोटिव्स थे, या आपने सारी इन चीज़ों को देखा कि किस तरह एक ही पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी गए, लीडर्स भी गए, और फिर उसके ऊपर जो नैरेटिव बनाया गया, आई थिंक ये बड़ा एक सीरियस है कि जिसके अंदर कहा गया कि जी हमारा जो है राइट ऑफ एक्सेस भी हमें है, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, हम इकट्ठे भी हो सकते हैं। और वहाँ पे मैं समझता हूँ कि फौज ने रिस्ट्रेंट शो किया कि जब इतनी मॉब की सूरत के अंदर गए, और वहाँ के ऊपर फौज का जो काम था किसी और तरीके से रोकना, उन्हें नहीं रोका। सिर्फ 103 लोग जो थे उन्हें मिलिट्री कोर्स में भिजवाया गया। हालांकि सब जगहों पे लॉज जो है, जितने भी आप लीगल एक्सपर्ट्स बुलाएंगे, कि इन सारी जगहों के ऊपर जो है आपका मिलिट्री लॉ जो है अप्लाई करता है, आपके कंटोनमेंट्स के अंदर, नोटिफाइड के अंदर, और आपका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है। लेकिन उसके बावजूद बार बार जो है वो एक आया भी गया कि अगर आप इस चीज़ को डिस्टेंस कर लेते हैं, और आप जेन्युइनली इस सारे पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर आते हैं, और आप समझते हैं, और आप इसको माने इस चीज़ को कि आपने गलत काम किया है, तो ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि एक उसके अंदर स्टबर्न एक ऐसा है, या वो एक एटीट्यूड ऐसा है, जिसको मेरा ख्याल है कि आज फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो है वो बाहर के मुल्क के अंदर, ब्रसल्स के अंदर, ओवरसीज में ट्रेड किया है। यानी कि मैं समझता हूँ 2-3 चीज़ें आई हैं जो इन रिसेंट डेज के अंदर आई हैं। एक, प्राइम मिनिस्टर का ये जो अभी 14 अगस्त के अंदर उन्होंने बात की है कि हमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो एक डायलॉग के अंदर आना चाहिए। और दूसरा, आर्मी चीफ का ये कहना कि जी आप जेन्युइनली जो एक चीज़ आपने की है, और आपने गलत की है, लॉ के खिलाफ की है, और उसकी इंटेंट जो थी, जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक म्यूटिनी थी, या अनरेस्ट था, या पॉलिटिकल एडवांटेजेस थे, अगर आप अपने आप से उससे डिस्टेंस करके, रिट्रीव करके, आप मेन प्रोसेस के अंदर आके पॉलिटिकल पार्टी से बैठते हैं, तो पाकिस्तान तो सबका है, पार्लियामेंट भी सबकी है, फौज भी सबकी है, इंस्टीट्यूशंस भी सबके हैं। तो मेरा ये ख्याल ये है कि एक जो आज चीज आई है, या प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, मैं ये समझता हूँ कि एज ए लॉ स्टूडेंट या पॉलिटिकल स्टूडेंट के ऊपर हुए इसको यील्ड होना चाहिए, और इनिशिएटिव जो एक लिया गया है इसको इस एटीट्यूड के साथ जो है कि नहीं हमारी अब मुखालफत है, या हम इस मुल्क के अंदर एक नई आज़ादी लेना चाहते हैं, या हमारा कोई एजेंडा और है, मेरा ख्याल है उससे वापस आके इस मुल्क के मेन स्ट्रीम के अंदर आए, पार्लियामेंट में आए, लोगों से बैठें, और सिस्टम की बेहतरी के लिए काम करें। और इस मुल्क के अंदर जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए, उसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर मिल बैठ के इस मुल्क को आगे लेके चाहें। ये पाकिस्तान सबका है, और पाकिस्तान की बेहतरी जो है मेरा ख्याल है सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मैनिफेस्टो भी है। बिल्कुल, एक पेज पे आना ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आमना, इस बयान की जो फील्ड मार्शल का बयान है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको क्या लगती है, कीपिंग दैट इन माइंड के वजीर आजम पहले ही बात कर चुके हैं मुज़ाकरात के लिए कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आगे आना चाहिए। ये बहुत खुशाइंद है कि जब मुल्क का वजीर आजम खुद आपको बात करने के लिए बुला रहा है, जब आपको फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि एक तरीकाकार बताया गया है, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस लगती है आपको? लेकिन हमारा बात यह है कि इट्स नॉट जस्ट टुडे। जिस दिन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने हुकूमत संभाली है, भले वो सूबे में हो या वफाक में हो, हमारा एटीट्यूड, हमारी पार्टी का एटीट्यूड डे वन से यही रहा। और वजीर आजम हो, वजीर आला हो, या पार्टी के और ओहदेदारान हो, हमेशा से हमने ये कहा कि हम ये चाहते हैं, हमारे लिए पाकिस्तान सबसे पहले, हमारे लिए हमारा कोई लीडर, कोई शख्स, कोई और एजेंडा पाकिस्तान से पहले नहीं आता। और पाकिस्तान क्योंकि सबसे पहले, तो हम ये चाहते हैं कि कोई जमात अगर अपोजिशन में है या हमारे साथ कोalition में, हम तमाम जमातों से कंसेंसस करके हुकूमत चलाना चाहते हैं, पाकिस्तान की बेहतरी चाहते। अगर हमारा दुश्मन भी हमें कोई बेहतर सजेशन दे सकता है जो पाकिस्तान के हक में बेहतर होगी, तो हम उस सजेशन को भी ओपन हार्टेडली सुनेंगे भी, इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की बेहतरी तो हम सब के लिए है ना। तो एक तो ये चीज़ हो गई। जहाँ तक आपने वज़ीर आज़म के बयान की बात की, जो आपने फील्ड मार्शल के बयान की बात की, देखें
یہ اس وقت پہلی چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ اس وقت جو سول ملٹری ریلیشن شپ ہے جی وہ جس طرح سے انہوں نے ہمیں ایک ٹوگیدرنیس کا مظاہرہ کیا، وہ وار ہو، وہ پوسٹ وار جو ساری وہ بہتری بہت آئی، لابنگ جی۔ ہو، وہ جو ہمارا ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس کے اوپر ہو، وہ ہماری یو ایس کے ساتھ جو ریلیشنز جس طرح سے بلڈ ہو رہے ہیں وہ ہو، یا باقی تمام ممالک سے جو کیے جانے والے مذاکرات ہیں، جو ریلیشنز ہیں وہ ہوں، اس کے اندر ہماری اس وقت سول لیڈرشپ اینڈ ملٹری لیڈرشپ نے یہ پروف کیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ایک دوسرے کی اسٹرینتھ بن کے اکٹھے چل رہے ہیں. اینڈ فیلڈ مارشل کا یہ بیان اس وقت اگین جو پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت کی لیڈرشپ کا، اس کی عکاسی کرتا ہے. اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہے، جیسے حافظ صاحب نے ہمیں یاد کرایا کہ یہ بات ان کو پہلے بھی کئی دفعہ کہی جا چکی ہے. اور مجھے بلکہ اس طرح کا سوال بھی میں نے شوز کے اوپر کیٹر کیا کہ جی کیا معافی مانگنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ کیا معافی جنہوں نے مانگ لی کیا ان کا جو ہے ان کے گناہ معاف ہو گئے؟ گناہ معاف ہونے کی بات نہیں ہے. اس وقت ہمارا ایجنڈا، ہمارا گریٹر انٹرسٹ پاکستان کی بہتری کے لیے. کیا ہم اپنا ذاتی کوئی وینڈیٹا ان کے ساتھ نکال رہے؟ ہرگز نہیں. لیکن ہمیں آئندہ آنے والے فار آل ٹائمز ٹو کم ہمیں یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے والے کے لیے کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی. پاکستان کو نقصان پہنچانے والے کے لیے نہ کہ صرف سخت سے سخت سزائے، بلکہ ہم یہ میسج بھی دینا چاہتے ہیں، یہ سبق بھی دینا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے کوئی بچہ، کوئی شخص کبھی اپنے ملک کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے. اس کے اندر جب ہم معافی کے کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، جب کوئی ایک شخص پبلکلی آ کے یہ چیز ایکسیپٹ کرتا ہے کہ جی یہ میرے سے غلطی ہوئی، اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے، تو پلی بارگین تو پوری دنیا میں ہوتا ہے نا. اگر اس طرح کی کوئی سچویشن بنتی ہے جہاں پہ وہ اپنی تمام غلطیوں کا صدقے دل سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی مانگتے ہیں، ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اور اپنی عوام کو بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے آپ کو غلط ورگلایا، ہم نے غلطی کی آپ کو اس راستے پہ چلا کے، اور ہم خود بھی اپنی غلطیوں کے اوپر شرمندہ ہیں اور آپ کو بھی شرمندہ ہونا چاہیے، دین دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری اگر ایسا ہو. ٹھیک. اچھا قیوم صاحب، ایک شہر اقتدار سے جو خبریں اکثر ویسے تو افواہیں نکلتی رہتی ہیں جو جن پہ حیرت بھی ہوتی ہے کہ ہاں افواہیں اور خبریں اس طرح کی آتی ہیں جن پہ حیرت ہو جاتی ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں. ایک جو کچھ چینجز سے متعلق تھی اس پہ خود فیلڈ مارشل نے کہا کہ ان کی تردید کر دی بالکل سختی سے. یور کامنٹس آن دیٹ؟ نہیں، بالکل ٹھیک بات ہے. مطلب آپ کا اشارہ اسی طرف ہے نا کہ ایک خبر آئی تھی اور کہ شاید صدر بنانے کے لیے فیلڈ مارشل کو جو ہے نا اور آصف زرداری صاحب سے استعفیٰ لینے کی بات، اس طرح کی وہ خبر کی بات ہے نا آپ کی، جس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا اور وہ سارا کچھ. اس سے پہلے بھی ایک اور خبر انما افواہ جو ہے وہ آئی تھی کہ نواز شریف جو ہے وہ اڈیالہ میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں. تو بہت ساری اس دور کے اندر دیکھیں آپ تو 2-3 اس طرح کی تسلسل آئی جن کا نہ سر پیر تھا نہ کچھ اور تھا، اور پھر اس کے بعد ایک کیوس کسی صورتحال کو پھر یہاں تک ہوا کہ محسن نقوی کا ٹویٹ آیا، پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کا بیان آیا، اور پھر یہ ساری صورتحال سامنے آئی، اور اب فیلڈ مارشل کا بھی اس میں. اور اس سے پہلے بھی میرے خیال میں وہیں برسلز کے اندر ہی انہوں نے کہا دیا تھا، بلکہ ISPR نے ایک شاید فورن نیوز آرگنائزیشن کو جو ہے وہ انٹرویو دیتے ہوئے ان تمام چیزوں کی جو ہے وہ کیٹیگوریکلی تردید کی تھی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اب کیونکہ ہمارے ماضی کے ایکسپیرینسز بہت مختلف ہیں، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ماضی کے تجربات کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا ڈر بھی لگتا ہے، یقین کرنے کو دل بھی کرتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے. اب جہاں تک اس کی ہے یہ اس سے بالکل ہائیسٹ لیول سے جب اس طرح کی آئی تو ایک انسرٹینٹی جو ہے وہ ختم، کیونکہ انسرٹینٹی جو ہے اس سے پھر پاکستان کے اپنے اندر جو ہم پہلے ہی معیشت ایک اسٹرگلنگ فیز کے اندر ہے، جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہے، ٹیون اپ ہو رہا ہے سسٹم، واپس ہم ایک صحیح سے درست سمت کیجیے تو اس سے ایک کیوس پیدا ہوتا ہے. کیوس جو ہے وہ پھر آپ کے اس کو ختم کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، کسی مخالف کو ہی اس کا فائدہ پہنچاتا ہے نا. جی بے شک. تو اس میں پھر وہ آپ کی اکانومی بھی تردید کرنا بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، ایون ہائر پوزیشنز پہ. لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات ایک چھوٹی سی بات کہ یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ آرمی چیف کو یہ ضرور کہہ دینا چاہیے تھا کہ جو اس سوال پہ اگر یہ سوال جواب کی نشست تھی، کوئی انٹرویو تھا یا کہ پرسنل کنورسیشن، یہ مجھے نہیں پتا یہ پرسنل کنورسیشن تھی یا کچھ اور تھا، تو اس میں یہ کہ ملک کے اندر جو رول آف لا ہے، عدالتیں کام کر رہی ہیں اور عدالتیں اور قانون جو فیصلہ کرے گا وہ ٹھیک ہے، اس کو ہونا دینا چاہیے. اس حد تک رہتا تو زیادہ بہتر. چلے صحیح. ناظرین، ہماری گفتگو کی ایک بریک شامل کرنے لگے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
वेलकम बैक टू पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज ताजिर रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें जो ताजिर रहनुमा हैं एसएम तनवीर साहब, अब्दुल करीम साहब, वो ये कहते हैं कि एनएफसी में वफाक का हिस्सा 42 और सूबों में 58% है, लेकिन एनएफसी से सूबों को जाने वाला हिस्सा नीचे मुंतकिल नहीं होता। हमारा काम जो मसाइल हैं उनकी निशानदही करना है। अब मुमकिन तौर पर 27वीं आईनी तरमीम की जो खबरें हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं। आपको लगता है कि इसमें एनएफसी अवार्ड से मुतालिक कुछ रिव्यू हो सकता है? देखिए, पार्लियामेंट है, कानून है, अमेंडमेंट्स भी हो सकती हैं और सारा कुछ है। ये इसीलिए है ना, पार्लियामेंट इसीलिए मौजूद है कि अगर कोई ऐसा मसला आ रहा है तो उसके ऊपर लेजिस्लेशन की जा सके, को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा सके। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने का एक तरीकाकार है, पब्लिक डिबेट होनी चाहिए चीजों के ऊपर। तो बहुत अच्छी बात है, ताजिरों ने जो है वो एनएफसी अवार्ड का ताजिरों को बड़ा वो आया है दर्द। लेकिन अगर ये ताजिर टैक्स बर वक्त देना शुरू कर दें, टैक्स चोरी ना करें, हड़तालें ना करें, चोर बाजारी बंद करवाएं और बहुत सारी चीजें, मिलावट वाली चीजें ना करें, ये सारी चीजें ताजिर बरादरी बड़ी अच्छी हमारी बरादरी है। लेकिन साथ ही साथ उनकी जहाँ पे ये उन्होंने करवाया है कि जनाब एनएफसी अवार्ड के अंदर इसका इतना हिस्सा होना चाहिए, इसका इतना होना चाहिए, तो एनएफसी अवार्ड तो जाहिर है कि बैठेंगे सारी उसमें जो है वो आइन और उसके मुताबिक जो भी शेयर बनता है, जो हिस्सा बनता है, वो सारा कुछ है। तो सूबों को चाहिए कि वो अपने डिमांड्स जो हैं वो दें, ताजिरों को चाहिए कि वो टैक्स दें। ठीक है। हाफिज साहब, 27वीं आईनी तरमीम, आप तो जाहिर है कानून और आइन को बहुत बेहतर अंदाज से समझते हैं, इसमें क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, नंबर एक तो ये है कि पार्लियामेंट का ये प्रोरोगेटिव है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर ले। अब देखें ना कि 2010 के अंदर जो 18th अमेंडमेंट आई, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपकी 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट थी। एक आपकी फेडरल थी, एक प्रोविंस थी और एक आपकी कॉन्करेंट थी। 2010 में पार्लियामेंट ने तय किया कि नहीं जी, हमें एक ही लिस्ट चाहिए, हमें 2 निकाल देनी चाहिए। अब जब 2 आपने निकाली तो बुनियादी तौर पे साथ आपने आर्टिकल 140A ऐड कर दिया कि आपके मुल्क के अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आना चाहिए। अब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर जो आपका दूसरा टीयर था एनएफसी के बाद, वो था पीएफसी, कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के सूबों के अंदर अब जाया जाए। अब सूबों के अंदर जो जाना है वो एमएनएज एमपीएस नहीं चाहते, वो चीफ मिनिस्टर्स नहीं चाहते, वो पॉलिटिकल पार्टीज जब पावर के अंदर आती हैं नहीं चाहती, लेकिन जब ऑपोजिशन के अंदर होती हैं तो लोकल गवर्नमेंट्स पे बात करती है। उसका हुआ यह है कि जो आपका 18th अमेंडमेंट का ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना था इस सारे प्रोसेस के अंदर कि एक आम आदमी तक वो पैसा पहुंचे, वो नहीं पहुंचा। दूसरा आप देखें कि प्रॉब्लम ये आई है कि 2010 में आपका लास्ट फाइनेंस कमीशन बना है जब ये 18th अमेंडमेंट आई, चूंकि इसके अंदर सारे प्रोविंसेस की कॉन्फ्रेंस जो है वो आनी चाहिए और हर 5 साल के बाद आना चाहिए। अब उसमें हमने डाल दिया कि जब एक दफा आप बना लेंगे तो उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते। अब आपने प्रोविंसेस को दे दिया 58% और फेडरल को आपने दे दिया 42%। अब जब 42% आपने दिया है तो आपने लाइबिलिटीज भी डाली हैं, डेट भी डाला है, आपने लॉ एंड ऑर्डर का जो आपका मेन मुल्क का है यानी कि फौज और उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, आपने वो भी उसके अंदर डाली हैं और आपने पीएसटीपी भी डाला है। अब प्रोविंसेस के अंदर एक तो कैपेसिटी का भी इशूज था, फिर लोकल गवर्नमेंट्स हमने नहीं बनाई, फिर हमने जो बुनियादी तौर पे नंबरा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका आइडिया ये था कि फेडरेशन और फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, यानी कि एक आपका सेंटर और दूसरे उसके आपके यूनिट्स आए। अब हमने क्या किया है कि हमने इस अमेंडमेंट के बाद इनको कन्फेडरेशन के अंदर कर दिया है। अब कोई प्राइम मिनिस्टर बात करे तो चीफ मिनिस्टर आगे कहते हैं ये कौन होते हैं मेरे सूबे में दखल देने वाले, मैं इस सूबे का किंग। और ये दुनिया में गवर्नेंस में किसी जगह जो है वो होता नहीं है। फिर दूसरा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आई है वो ये आई है कि जब पाकिस्तान बना और साथ इंडिया बना, इंडिया ने दूसरे साल ही एक कमीशन बनाया और उन्होंने अपनी स्टेट्स को डिवाइड करना शुरू कर दिया। तकरीबन 28-29 के करीब उनकी स्टेट्स आई हैं। उन्होंने पंजाब को 3 हिस्सों में कर दिया। अब हमारे यहाँ ये है कि हमने बजाय इसको करने के हमने इसको 1 यूनिट्स में लेके आए। 1 यूनिट्स के अंदर जो है फिर हमने प्रोविंसेस के अंदर चले गए। अब आप देखें कि 42-43% आपका बलूचिस्तान है, इतना ह्यूज एरिया है, वो नहीं मैनेज हो सकता है चीफ मिनिस्टर से। 11 करोड़ की आबादी जो है वो पंजाब की है, एक चीफ मिनिस्टर पंजाब में बैठ के नहीं कर सकता। इसी तरह केपीके का आप देख लें कि केपीके के अंदर जो हरिपुर वाले हैं या उसके बाद जो आपके फाटा वाले हैं वो नहीं मानते कि हमने रहना। फाटा वाले कहते हैं हमें इंडिपेंडेंट करें। फिर उसके बाद आप अगला आ जाएं कि जो आपका सिंध के अंदर है, अब कराची के अंदर बैठ के आप पूरे प्रोविंस को आप देखें कि आपने किस तरह करना है। तो मैं ये समझता ये हूं कि हमें जरा थोड़ा सा ओपननेस की तरफ आना चाहिए। ठीक,
सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जी एक दफा हमने जो कर दिया है उसके बाद हमने इसे छेड़ा नहीं है। ये जो 18th अमेंडमेंट भी आई थी ये क्लोज डोर्स के अंदर आई थी और मैं ये समझता हूं कि पीटीआई ने उस वक्त गलत तौर पे इसका बाइकआउट किया 2008 के इलेक्शंस के अंदर। अगर ये बैठ से तो कम से कम इसका हिस्सा तो होते ना, जो अब भी कह रहे हैं कि जी हम बाइकआउट करके बाहर निकल जाएंगे। पॉलिटिकल पार्टी को बाइकआउट नहीं करना चाहिए। दूसरा ये जो है कि पीपल्स पार्टी हो या पीएमएलएन हो या बड़ी है, इन्हें थोड़ा सा ब्रॉड कैनवस पे आके पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के बाद जो है इस मुल्क को हमने गवर्नेबल, वायबल, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और इंटीग्रेट किस तरह करना है, मेरा ख्याल है कि वो अब वक्त आ गया है कि अब हम मिलिटरीली जो है अगर हम स्ट्रॉन्गर हैं तो गवर्नेंस के ऊपर हमें काम करना ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।